जून में राजस्थान में जमकर मेहरबान रहे बादलों ने जुलाई की शुरुआत में ही गुलाबी नगरी के आसमान को ढक लिया है। राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर देर रात से चालू है। जून में ही पूरे राजस्थान पर बाहें खोलकर मेहरबान रहे मानसून के बादलों ने जुलाई की शुरुआत में ही राजधानी जयपुर के आसमानों को नीले से काला कर दिया है। आप देख सकते हैं कि आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। लगातार ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, दौसा समेत सवाई माधोपुर और करौली के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। राजधानी में भी अच्छी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जुलाई की शुरुआत में न केवल पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बल्कि पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों में भी अच्छी बारिश दर्ज की जाने वाली है। सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से देखा जाए तो मानसूनी बादलों का अच्छा जमावड़ा राजस्थान के ऊपर दिखाई दे रहा है और डॉपलर रडार से भी लगातार जो मौसम विभाग का जयपुर केंद्र है आसपास के 200 किलोमीटर के दायरे की स्थिति को लेकर के लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। जयपुर में और जयपुर के आसपास के करीब 20 ज़िलों में बताया जा रहा है कि लगातार बारिश की स्थिति को लेकर के अपडेट जारी किए जा रहे हैं। ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए जा रहे हैं। हल्की मध्यम से लेकर के कई इलाकों में भारी और अति भारी जो बारिश है उसकी चेतावनी भी जारी की गई है। फिलहाल ज़रूरत है कि जो मौसम विभाग की चेतावनी है उसके मुताबिक जिम्मेदार विभाग तैयार रहें, मुस्तैद रहें। नगर निगम की बात करें, दोनों ज़िला प्रशासन की बात करें, इन तमाम लोगों को पहले भी जो है बारिश की स्थिति में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब ऐसी स्थिति ना हो क्योंकि अगले 2-3 दिन लगातार भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में सभी को मुस्तैद और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और फिलहाल अच्छी बारिश के तहत जो मौसम विभाग है जो अलर्ट जारी करने के साथ साथ लोगों को इस बात के बारे में भी अपडेट कर रहा है कि किस तरह से प्रदेश के किसान और दूसरे लोग बारिश के दौरान फ़ायदा उठा सकते हैं और लोग क्या सावधानी बरतें, ये भी कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जी, रोल। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट में आखिरकार आज सरकार अपना पक्ष रखेगी। याचिकाकर्ता की ओर से जो वकील हैं हरेंद्र नील, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आज सुनवाई होनी है, कितने नंबर पर मामला है, क्या लगता है? 3 बार 8 महीने में वक्त ले चुकी सरकार, अब क्या रहेगा? देखिए, मामला 9 नंबर भी सूचीबद्ध है, लेकिन इसकी सुनवाई जो संभावना है उसकी 2 बजे सुनवाई होगी। और हमें आज उम्मीद है कि सरकार न्यायालय में जवाब पेश करने जा रही है। जो भी जवाब होगा उस पर बहस होगी और हमारी तरफ से भी उस पर बहस करी जाएगी। क्या लगता है कि पिछली बार जो वक्त मांगा था, क्यों अनसर्टेन थी गवर्नमेंट की भाई ये इसे रद्द करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, किस तरफ बढ़ा? अगर सरकार रद्द नहीं करवाती है तो आप किस तरफ बढ़ेंगे? देखिए, इसमें बहुत सारे जो अड़चने हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो जिनके खिलाफ अभी तक कोई आरोप नहीं है वह दूसरी सेवाएं छोड़ के आए हुए हैं, तो उनका सॉल्यूशन सरकार क्या करती है। और अगर सरकार यह निर्णय लेती है कि भर्ती रद्द नहीं करते हैं तो हम हमारी बहस करेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है न्यायालय इस भर्ती को रद्द करेगा। आज समय लेने का कोई वाजिब कारण तो नहीं होगा सरकार के पास? मुझे नहीं लगता, संभावना यही है कि आज सरकार निर्णय देगी और उस पर बहस होगी। और उस पर बहस होने के बाद में अदालत का फैसला आ सकता है आज ही या फिर संभावित? देखिए, अभी हमारी थोड़ी बहस होनी है, फिर सरकार की भी होनी है और फिर चयनित जो प्रशिक्षु हैं उनसे उनकी भी बहस होनी है। तो आप मान के चलिए इसमें फैसला जो है सुरक्षित रखा जा सकता है अगले हफ्ते तक। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि करीब 2 बजे का समय दिया गया, 9 नंबर पर मामला लिस्टेड है। संभावित है कि आज सरकार जवाब पेश कर दे और पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख के अगले हफ्ते तक फैसला है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। बात दोबारा लेनी पड़ेगी आपको। को लेकर जो दायर याचिकाएं थी उस पूरे मामले में आज हाईकोर्ट में क्या रहा? RS 2024 का जो एग्ज़ाम 17 और 18 जून को होने वाला था, उससे पहले 16 तारीख को याचिका दायर की गई थी।
चूँकि उसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी और आज वो मामला सूचीबद्ध था और इस दरमियान 17 और 18 जून को एग्ज़ाम तो हो चुका है, तो वो पोस्टपोन की जो हमारी प्रेयर थी वो तो इनफ्रक्चुअस हो गई, बट वी हैव रिक्वेस्टेड द कोर्ट फॉर ग्रांटिंग अस लिबर्टी टू चैलेंज फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। तो कोर्ट ने वो लिबर्टी हमें ग्रांट की है कि वी कैन फाइल ए फ्रेश रिट पिटिशन फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ द RS मेंस 2024। और उसका कारण हमने ये दिया था पिटिशन में पूर्व वाली कि RS 2023 का अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, उसके अभी इंटरव्यू चल रहे हैं और मेरे ख्याल से अभी 1-2 महीने और चलने वाले हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के समय जो बॉर्डर एरियाज़ की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर कंप्लीट ब्लैकआउट था, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, द स्टडी ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर एस्पिरेंट्स फॉर द RS मेंस 2024 वाज badly hampered. There was also an issue of overlapping of the examination. So since there is a provision that on 1st of April of every year there should be a determination of the vacancies, like UPSC does it, conducting the examination in a proper scheduled manner, the same way RPSC is also required to do it. So we have sought liberty from the court and court has been pleased to grant us liberty to file a fresh writ petition for rescheduling of the RS मेंस 2024। इसका मतलब कि 2024 का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा करने के लिए नई पिटीशन फाइल हुई और उस पर सुनवाई चलेगी। उस पर ऑब्वियस सी बात है, अभी कोर्ट ने लिबर्टी दी है तो उस सुनवाई के बाद कोर्ट को क्या लगता है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई। वापस दूसरी है और आपका लोग क्या है और हाई कोर्ट में आज सरकार जवाब पेश करेगी या नहीं, क्या कुछ? देखिए सरकार क्या जवाब पेश करेगी ये तो सरकार के पक्ष की बात है, दे कैन टेल बेटर, वी कैन ओनली सबमिट बिकॉज नाउ इफ द कोर्ट वुड लाइक टू हियर द मैटर, तो आवर सबमिशन इज़ वेरी मच क्लियर। वी हैव अ केस दैट it is not a case of mass leakage. Admittedly, as per the report of the SOG, it is a case wherein certain mafia was operating. They leaked the paper and provided to certain candidates. All such persons who leaked the paper, who availed the paper, dummy candidates वाले जितने भी candidates हैं सबका इन्होंने ट्रेस आउट कर लिया और अभी अंडर वे है। तो जब ऐसी सूरत में जो लॉ बड़ा क्लियर है कि इफ़ यू कैन सेग्रीगेट टेंटेड एंड अनटेंटेड पर्सनस, जो वास्तव में जिन्होंने गलत तरीके से सिलेक्शन करवाया है अपना, चाहे डमी के जरिए चाहे लीकेज ऑफ द पेपर के ज़रिए, उनको अगर अलग किया जा सकता है तो जो वास्तव में इनोसेंट कैंडिडेट्स हैं दे शुड नॉट सफ़र, और ये लॉ बिल्कुल सेटल्ड है। इसलिए हम तो आज इसी मुद्दे के ऊपर अगर आज हियरिंग होगी तो वी आर गोइंग टू आर्ग्यू ऑन दीज आस्पेक्ट्स that when segregation is possible, doctrine of severability would apply. आप एक सेब में से अगर कोई हिस्सा ख़राब है तो उसको निकाल करके फेंकेंगे जब तक कि पूरा सेब ख़राब ना हो। 80% सेब अगर ठीक है तो आप उसको बचा करके रखेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। द सेम सिचुएशन वुड अप्लाई, दैट इज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड ऑल द जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर ऑन द सेम लाइन। थैंक यू सर। शुक्रिया। ले लो फाइल भी ले लो। बन रहा है मौसम, कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है पूर्वी राजस्थान में। किस नाम से दी है? आकाश मिश्रा। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के सभी लोगों के अंदर जिज्ञासा है कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में अब आगे क्या होने वाला है। अदालत में पूरे घटनाक्रम को लेकर के सरकार का पक्ष जो भी रहे, लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए क्या पेपर लीक मामलों को लेकर के जो पैमाने हैं वो माने जाते हैं, क्या याचिकाकर्ताओं की ओर से बात कही गई, और जो लोग इसमें ट्रेनी हैं या फिर सेलेक्ट हुए हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, वो किन बुनियादी मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर ट्रेनीज़ की तरफ से जो वकील हैं तनवीर अहमद हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, जो एक बड़ा घटनाक्रम है, पूरे राजस्थान की नज़र है, लाखों लोग नज़र बनाए हुए, क्या स्थिति है वर्तमान में अदालत के अंदर और आपका जो पक्ष है वो क्या है? देखिए, पुलिस का SOG का जो केस सेटअप किया हुआ है वो ये है कि सर्टेन माफिया leaked the paper, provided to certain candidates, this is one aspect. Certain dummy candidates appeared for certain persons, this is another aspect. One allegation is that one member of the RPSC, one or two members of the RPSC also provided paper to their son or daughter, etc. These are three kind of allegations. So these are isolated individual allegations. व्यक्तिगत आरोपण है, ये मास लीकेज का कुछ इशू नहीं है कि जिससे पेपर का पता ही नहीं चल पाया हो कि कहाँ कहाँ पहुँचा है, किस किस ने उसका लाभ उठाया है। और वास्तव में जो कल्प्रिट्स थे जिन्होंने सिलेक्शन को एक तरह से ख़रीदने का प्रयास किया पेपर लीक करके, माफिया के साथ गठजोड़ करके, उन लोगों को SOG ने पकड़ लिया
और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। दे आर बिहाइंड द बार्स। सर्टेन पर्सन्स हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम रिमूव फ्रॉम सर्विस, देयर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन कैंसिल। सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर देयर। तो ऐसी सूरत के अंदर कि जब सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट केवल एक पेपर पर आधारित नहीं है, जो पेपर लीक हुआ था उसके ऊपर आधारित नहीं, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसके बाद आपका इंटरव्यू है, तो ऑल द 3 phases कैन नॉट बी एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी टेंटेड फॉर ऑल द पर्सन्स फुल्ली। और यहाँ पर ऐसी भी स्थिति नहीं है कि आप टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स को सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हो, आप कर पा रहे हैं। 850 में से कितने से लोग मिले हैं आपको? 50-55। और जो इसमें इन्वॉल्व थे तकरीबन 80-85 के आसपास का डाटा है। सो दिस इज़ नॉट अ बिग फिगर एंड देयरफॉर it is not a case wherein segregation or separation is not possible. When separation is possible, you separate the culprits, you separate the innocents. There are persons, more than 300 candidates are those around that who have left their earlier job, previous job को छोड़ के यहाँ पहले दूसरी नौकरी में थे वो। ऐसे कई सारे लोग हैं, तकरीबन 250 से ज़्यादा लोग जो इसमें ही सेलेक्ट नहीं हुए सब इंस्पेक्टर में, वो किसी दूसरे रिक्रूटमेंट में भी सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने उस ऑफर को छोड़ा क्योंकि सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन करना था। तो तकरीबन 800 में से 500-600 का फिगर तो ये है। तो यू कैन नॉट टेंट एवरी इंडिविजुअल, उनकी खुद की भी मौलिकता का प्रश्न है। और अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन, ये ऐसी सिचुएशन ही नहीं है कि जहाँ पर एसओजी ने कोई ऐसा प्रस्तुत किया हो डाटा या आंकड़ा कि पेपर मास लीकेज का, ये केस ही नहीं है। आदर्श पैमाना क्या है अदालत के नज़रिए आदर्श में पेपर पैमाना- लीक माना जाए? सबसे बेहतर पैमाना यही अब तक जो कोर्ट्स के कंसिस्टेंट व्यू हैं वो ये हैं कि अगर आप टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स, इनोसेंट और टेंटेड कैंडिडेट को सेग्रीगेट कर सकते, सेग्रीगेट करना चाहिए। अगर सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं हो, ये फाइंडिंग आ जाए, तभी जाकर के आपका रद्द होने का प्रश्न उठता है। अभी सुनवाई के स्टेज को देखते हुए क्या लगता अभी तो आज तो राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, उनका क्या नतीजा है, और उसके बाद ही आगे कोर्ट प्रोसीड। है? जैसा नज़रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं जो ट्रेनी एसआई हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर अपना पक्ष रख रहे हैं जो वकील हैं तनवीर अहमद। उन्होंने बताया कि किस तरह से किन परिस्थितियों को लेकर के, किन पैमानों को लेकर के इनकी बात, इनकी दलीलें रहेंगी अदालत के अंदर। देखना ये होगा कि अदालत का नज़रिया क्या रहता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राष्ट्रीय राज्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में एक बड़ी महती योजना आगामी 3 महीनों के लिए प्रकाश में लाई गई है। हमें जो दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त हुए हैं वो पूरे भारतवर्ष में सभी हाईकोर्ट को ये निर्देशित किया गया है कि आप आने वाले 3 माह में मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में जो विषय हैं जिनकी हम मध्यस्थता के माध्यम से, समझाइश के माध्यम से निस्तारण कर सकते हैं, उनकी सूचीबद्ध बनाएं, ऐसे प्रकरणों को मध्यस्थ के पास भेजें और माननीय मध्यस्थ महोदयों द्वारा, मध्यस्थ महोदय जो कि सेवानिवृत्त जुडिशियल अधिकारी, सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट्स या अधिवक्तागण हो सकते हैं, जो कि 40 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त हैं सुप्रीम कोर्ट की माननीय एमसीपीसी जो मध्यस्थता कमेटी है उसके द्वारा, उनके पास भेजे जाने हैं। तो इसका पूरा प्रारूप इस प्रकार से है कि जुलाई के माह के अंदर हमने सभी न्यायालयों में, माननीय हाईकोर्ट के अंदर और जिला न्यायालयों के अंदर और जितने भी हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं, सर्विस ट्रिब्यूनल्स हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल्स है, इन सभी में हमने ये निवेदन किया है कि आप अपने यहाँ प्रकरणों को चिन्हित करें। ये बड़ा स्पष्ट दिशा निर्देश है कि हो सकता है कि आपने आगामी 3-4 महीनों के लिए प्रकरणों में तारीख या सूचीबद्ध किया हो, लेकिन आप जितना भी आपके पास पेंडेंसी है रोज़ नियमित रूप से 100 या 50 केसेस, जैसे भी आपके यहाँ पेंडेंसी का स्तर है उसके हिसाब से सूचीबद्ध करेंगे, अधिवक्तागणों को सूचित करेंगे, लिटिगेंट्स को सूचित करेंगे और उसमें ये अपने स्वतंत्र मस्तिष्क से, न्यायिक विवेक से ये सुनिश्चित करेंगे कि क्या इसमें लंबी प्रक्रियागत प्रक्रिया आवश्यक है या ये समझाइश के माध्यम से इनका निस्तारण संभव है। उसके बाद इन सभी प्रकरणों को अगस्त और सितंबर माह में पूरे 7 दिन, जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार रविवार या संडे की भी किसी छुट्टी के लिए कोई जगह नहीं रखी गई है। पूरे 7 दिन जो है मध्यस्थ
ऐसे सभी प्रकरणों को जो कि मध्यस्थ के पास भेजे जाएंगे, उन पर दोनों पक्षकारों को सुनकर और आपसी सद्भाव से, समझाइश से जो भी उसका फैसला संभव है वो प्रस्तावित करेंगे। तो अपने आप में विगत 75 वर्ष के हमारे न्यायिक इतिहास में हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और नालसा की पहल पर आपसी समझाइश, भाईचारे से और मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। इसमें आपका एक प्रश्न ये हो सकता है कि जो लोक अदालत हम नियमित राष्ट्रीय लोक अदालत वर्ष में 4 बार करते हैं, उससे इतर क्या प्रक्रिया है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत के अंदर ऐसे प्रकरण हैं जिसमें पक्षकार स्वयं के स्तर पर चाहते हैं कि भाई मेरे प्रकरण का जल्दी निस्तारण हो जाए, तो वो ऐसे प्रकरणों को रखवा लेते हैं कि हमारी इसमें समझाइश करके और आप फैसला कर दें। ये एक कानूनी विधान के हिसाब से प्रक्रिया है। दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंदर सेक्शन 89 है जो ये कहता है कि प्रत्येक सिविल न्यायालय जब उसके पास कोई प्रकरण दर्ज किया जाएगा निस्तारण के लिए, तो वो उसमें अपना स्वतंत्र न्यायिक विवेक इस्तेमाल करके पहले ये देखेगी कि क्या इस प्रकरण को एविडेंस के माध्यम से पक्षकारों को सुनकर और लंबी प्रक्रियागत परिस्थितियों से गुजार कर 3-4 वर्ष जो इसमें लगने वाला समय है उसमें निस्तारण किया जाए, या इसका दहलीज के ऊपर ही, थ्रेशोल्ड के ऊपर ही कोई निस्तारण पक्षकारों को समझा के संभव है। तो ये जो एक है ये अपने आप में एक आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। हमने DLSAs के अंदर और तालुका लेवल के अंदर दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज से हम इसका प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव साहब जो हमारे मुख्य न्यायाधिपति हैं और ऑनरेबल श्री चंद्रशेखर साहब जो रालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब हैं, उन दोनों से दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद पूरे प्रदेश भर की सभी अदालतों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि आप जुलाई माह में आवश्यक रूप से इन प्रकरणों को चिन्हित करें। और हमें हर तीसरे दिन ये रिपोर्ट अगस्त और सितंबर के माह में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और नालसा को प्रेषित करनी है कि हम इसमें कितने कामयाब हुए। तो ये पूरे भारतवर्ष में ये प्रक्रिया जो है आज से प्रारंभ हो रही है और मुझे लगता है कि हम इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रालसा के प्लेटफॉर्म से निभाते हुए बहुत विगत वर्षों से लंबे जो हमारे पास प्रकरण लंबित हैं उनको निस्तारित कर पाएंगे। क्या उम्मीद है रालसा को कि कितने उनमें से उम्मीद कर रहे हैं रालसा से कि वो इतने कम से कम समय निस्तारित करें? वाजिब प्रश्न सर आपका। हमने पहली बार ऐसा नहीं किया है कि आप अपनी पेंडेंसी का 2%, 3% या 4% करें। हमने कहा कि मान लीजिए, एक मैं हाइपोथेटिकल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक न्यायालय विशेष के पास अगर 1000 केसेस की पेंडेंसी है, तो हमने उन्हें कहा कि आप अपने यहाँ 5% केसेस डेली बेसिस पर एक राष्ट्रीय मुहिम के तौर पर वो चिन्हित करें और उनको चिन्हित करके उसकी स्पेशल कॉज लिस्ट निकालें जिसमें मीडिएशन फॉर द नेशन के कंसेप्ट के हिसाब से स्पेशल कॉज लिस्ट बनेगी। तो अगर हम इस तरह चलेंगे 5% केसेस प्रतिदिन लेंगे, तो उस न्यायालय विशेष में अगर 1000 प्रकरण हैं तो 1000 के 1000 प्रकरण के अंदर एक बार जो है कंसर्न जो पीठासीन अधिकारी हैं वो अपने स्वतंत्र न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित कर लेंगे कि इसमें समझौते के माध्यम से इसका निस्तारण संभव है या नहीं। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि राजस्थान में अगर कोई भी पेंडिंग केस है वो एक बार या कुछ लोग करा सकते हैं? जी बिल्कुल। न्यायालय, किसी भी न्यायालय में किसी भी स्तर पर कोई भी मैटर जो पेंडिंग है वो एक बार आवश्यक रूप से इस फिल्टर के तहत गुजरेगा और हमारे न्यायाधीशगण उसको आवश्यक रूप से एक बार उस फाइल के अंदर ये देखेंगे कि क्या इसमें कोई ऐसे तत्व विद्यमान हैं जिसको साक्ष्य के इतर जाकर पक्षकारों की सहमति से निस्तारित किया जा सकता है। तो ये 100% जो हमारी पेंडेंसी है उसको एक बार, जिसको हम कहते हैं कि एक फ़िल्टर करने का एक अवसर हमारे पास आया है और हम पक्षकारान को इस बारे में कन्विंस भी करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए हमारी कोशिश रहेगी कि आप इसमें साक्ष्य देते हैं, साक्ष्य दर साक्ष्य आएगी, फिर बहस आएगी, प्रक्रियागत बहुत सारे प्रार्थना पत्र भी हो सकते हैं जिसमें 2, 3, 4 वर्ष लगने की संभावना है। क्यों ना हम इस महीने 2 महीने के समय में जो भी 2-3 तारीखें हैं इसमें मध्यस्थ के पास जाकर विचार विमर्श से इसको निपटा सकें। बट सर, इसमें आपको ऐसा लगता है कि जो ये एक एक्स्ट्रा काम उनको दिया जा रहा है इवन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, कि मान लीजिए उनके कोर्ट में मान लीजिए 1000 प्रकरण सुनवाई पेंडेंसी पे चल रहे हैं,
अब उनको 1000 के 1000 को पूरा स्कैन करना पड़ेगा, एक एक को पॉइंट टू पॉइंट मेरिट पे सोचना पड़ेगा, उसके बाद उनको समझ में आएगा कि ये 5% ऐसे हैं जिसमें कुछ हो सकता है। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा उनके ऊपर? इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देखने की आवश्यकता है सर। दीवानी प्रक्रिया संहिता का प्रावधान स्पष्ट रूप से दीवानी प्रकरणों के अंदर ये कहता है कि जैसे ही कोई प्रकरण दायर होगा और उसमें जवाब दावा आएगा तो उस अवसर पर संबंधित न्यायाधीश महोदय उसमें ये देखेंगे कि क्या प्रकरण इतना कलिष्ठ है कि जिसके अंदर साक्ष्य की आवश्यकता है, या इसको मध्यस्थ के पास भेजा जाए। जो आपने प्रश्न किया वो वाजिब है, क्योंकि पेंडेंसी इतनी है कि उस अवसर पर वो चूक रह जाती है कहीं, क्योंकि पक्षकार कई बार सहमत नहीं होते हैं। वो कहते हैं जी हम न्यायालय में आए हैं तो एक बार इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये 1 महीने की अगर आवश्यक रूप से हम इस छलनी के प्रोसेस से प्रकरणों को देखेंगे तो हो सकता है कि वो बर्डन रहें 1 महीने उस सारी प्रक्रियागत तरीक़ों से गुजरने में, लेकिन अल्टीमेटली ये डीकंजेशन क्रिएट करेगा। अल्टीमेटली अगर आप 1000 की पेंडेंसी में से 10% मुकदमे भी मध्यस्थता के माध्यम से निकाल देते हैं तो आपके 100-125 प्रकरण जो हैं आपसी समझाइश या भाईचारे से चले गए। उसका तत्कालिक प्रभाव तो ये है कि कोर्ट में 1000 से संख्या घटकर 900 रह गई, लेकिन इसका एक देखने का नज़रिया ये भी है कि उन 100 केसेस में अब ना अपील होगी ना दलील होगी, तो वो 100 केस जो कि इससे ऊपर की न्यायालय में जाने थे, रिफ्लेक्ट होने थे, तो 200 और 300, तो आपने 100 केसेस ख़त्म किए, लेकिन वस्तुतः 3 गुना आपने आगे की पेंडेंसी को कम कर दिया। सीआरपीसी जो सीपीसी का प्रोविजन बता रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पक्षकारों को समझाने की जो प्रक्रिया है वो लंबी प्रक्रिया होती है जब तक कि उसको डेडिकेटेडली ना किया जाए। अगर कोई न्यायालय विशेष 1500, 2000, 3000 मुकदमों को ले रही है और रोज़ की उनकी कॉल लिस्ट में 150-200 केसेज हैं, तो उनके पास 10 से 5 के समयावधि के अंदर ऐसा समय नहीं बचता कि वो पक्षकारान को व्यक्तिशः समझा पाएँ, और मध्यस्थ के पास पार्टी जाना नहीं चाहती है। इसमें एक ये भी आप इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि इनिशियली स्टेज के ऊपर जब व्यक्ति आता है तो उसका बेसिकली उसकी फिज जो होती है, जो उसका संघर्ष करने का जो एक होता है कि नहीं हम देख लेंगे, वो समझौता करना नहीं चाहता, एग्रेसिव होता है। लेकिन जैसे ही न्यायालयों में वो देखता है कि भी प्रकरणों में समय लग रहा है और न्यायालय सुबह से शाम तक काम कर रही हैं, तो मेरे प्रकरण में हो सकता है ज़्यादा समय लगे, तो कन्विंस हो जाता है। तो ये अवसर ऐसा है जिसमें अगर कोई प्रकरण 2, 2.5, 3 साल से पेंडिंग है और उस व्यक्ति के स्वयं के विवेक में लग रहा है कि अभी 3-4 साल और लग जाएंगे, तो वो हो सकता है जी कि जैसे किसी में रिकवरी का दावा है आपका, वो 1 लाख रुपए पे मांग रहा है, मुझे 18% ब्याज के साथ दिलाओ, तो आपके हो सकता है कि वो सहमति पक्षकार ये कर लें कि जी 8% ब्याज के ऊपर ही मेरा समझौता कर दिया जाए, कम से कम आज मेरा फैसला तो हो रहा है। तो इस तरह के अवसर उत्पन्न होते हैं हमारे पास। बिल्कुल जी, हमारे पास सर हमने अभी विगत 3 महीने के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और तालुका से जो व्यक्ति इंटरेस्टेड है मीडिएशन के लिए, वकील यहाँ पर आ गए हैं, हरेंद्र हमारे साथ हैं। सर क्या रहा? जी जी देखिए, आज एक एफिडेविट पेश हुआ है सरकार की तरफ से जी, और उसमें एसओजी ने जो रिपोर्ट है वह भी सबमिट करी है 25/6 को। मैं आपको पढ़ के सुनवा देता हूँ रिपोर्ट। उसमें लिखा है कि वर्तमान में जारी पड़ताल में प्राप्त सुरागों के आधार पर प्रमुख गिरफ्तारियां की जा चुकी है। अब जो आरोपी फरार हैं उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर विस्तृत पूछताछ की जाए, तो उनके माध्यम से आगे कुछ और भी गिरफ्तारियां कर संभावित दोषियों को निर्दोष से पृथक करने की कार्रवाई लगभग पूर्ण हो जाएगी। हमारी ओर से जांच को और तेजी और प्राथमिकता से बढ़ाया जा रहा है ताकि सभी दोषियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई शीघ्र
सुनिश्चित की जा सके। अभी भर्ती को और रद्द करने के लिए इसी रिपोर्ट पे जो सब कमेटी की बैठक हुई थी उसने भी रिपोर्ट दी है और उसको मुख्यमंत्री साहब ने भी उसमें यस बोल दिया है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी भर्ती को रद्द करना प्री मैच्योर होगा, प्रतिकरण चल रहा है और जो भी हमने हटाए हैं उन जो भी हटाए हैं 60 लोगों को उन सीटों को खाली मानते हुए आगामी भर्ती में जोड़ दिया जाए और जो भी प्रभावित पक्ष है उन्हें एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाए। कुल मिला के सारांश यह है कि भर्ती को सरकार रद्द नहीं कर रही है, इसको बहुत जल्दबाजी मान रही है। बोल रहे हैं SIT VK सिंह साहब ने भी जो पिछले अपनी रिपोर्ट थी उससे अलग बोलते हुए ये कहा है कि प्रमुख गिरफ्तारियां जो है वह हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां और बाकी है और हम प्रतिकरण करने की हम कर सकते हैं प्रतिकरण, हमें और समय दिया जाना चाहिए। सरकार के इस पक्ष पे आपने क्या बात रखी? हमने कहा कोर्ट का यह रुख था कि आप इसका जवाब दे सकते हैं, जो एफिडेविट पेश हुआ है इसका आप काउंटर एफिडेविट दे सकते हैं और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके वकील ने भी समय मांगा कि हम इसका जवाब देना चाहते हैं। कोर्ट ने समय दिया है और अगले मंडे को सुनवाई 2 बजे के लिए फिक्स करी है, जिसमें आप दोनों पक्ष अपना जो है एफिडेविट देंगे। हाँ, इसके जवाब में कुछ सख्ती दिखाई, निर्णय देना पड़ेगा। हाँ, वो निर्णय आ चुका है लेकिन इस कोर्ट ने पहले तो जो सरकारी वकील हैं उन्होंने ये कहा कि डिसीजन आ चुका है इसलिए इन्हें नई याचिका लगानी चाहिए और ये जो याचिका भी लंबित है वह एक तरीके से इन्फ्रक्चर्स हो गई है, उसका अब कोई उद्देश्य नहीं रहा गया है। हमारी तरफ से कहा गया है कि नहीं, हम इसी याचिका पे बहस करना चाहते हैं और इसी पे निर्णय हो, हम दूसरी याचिका नहीं लगाएंगे। और कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था कि हमारी प्रेयर कैंसिलेशन की है वह आज भी प्रभावी है और इन्हीं सभी बिंदुओं पे कोर्ट आगामी मंडे से सुनवाई करेगा। अगर अभी देखा जाए जिस तरह का घटनाक्रम रहा, इसमें लंबे टाइम तक 3 बार सरकार ने समय मांगा, उसको लेकर के अदालत ने क्या कहा? उसको लेकर सरकार ने कुछ भी नहीं, कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। कोर्ट इस मामले में यह चाहता था कि इसमें आए। मैं आपको 4 जो अनुशंसा हैं वो पढ़ के बता देता हूँ। पहली जो अनुशंसा करी है कमेटी ने वह ये करी है कि SIT द्वारा अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाए और फर्जी तरीके से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को गिरफ्तार प्रभावी कार्रवाई की जाए, चिन्हित अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की जाए एवं उन्हें भविष्य में राजकीय भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जाए। पुलिस उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 को रद्द करने का निर्णय इस समय लेना प्रीमेच्योर होगा। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने हेतु आगामी नवीन भर्ती परीक्षा में पर्याप्त संख्या में पद विज्ञापित किए जाएं तथा आयु की पात्रता में छूट देने पर भी सकारात्मक विचार किया जाए। और इस रिपोर्ट पे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी यस कर दिया है, इसको अप्रूव हो गई है ये रिपोर्ट। तो अभी जांच कब तक पूरी कर लेगी, इसमें कुछ टाइम? उन्होंने SIT ने जो पुरानी रिपोर्ट थी उसमें बदलाव थोड़ा करते हुए जो भी वो अभी हमारी बहस का है, उन्होंने कहा है कि जो प्रमुख गिरफ्तारियां हैं वह हो चुकी है और इसमें अब जो भी है प्रतिकरण किया जा सकता है आगामी कुछ दिनों में, तो जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं आपको बता दूं 12 ऐसे आरोपी हैं जो वांछित आरोपी हैं जिन पे 1 लाख का इनाम है और 84 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके खिलाफ 178(3) में इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रखा गया है। तो प्रतिकरण कभी भी नहीं हो सकता, वो हम इसका जवाब देंगे कोर्ट में। वो अगले हफ्ते आप जवाब में बात रखेंगे अपने, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो पूरी स्थिति थी, आपकी डिमांड थी कि इसे अभी रद्द किया जा सकता है, आपने हवाला भी दिया था। हमने कहा था कि आप हमारी बहस सुन लीजिए, हम आज भी बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन और बाकी कोर्ट का भी ये था कि एक बार हम जवाब इसमें पेश कर दें ताकि बाद में कोई कमी ना रहे, इसलिए हमने। सरकार का SOG का स्टैंड कहीं ना कहीं बदला हुआ दिखा? देखिए, मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कुछ बदलाव ज़रूर हुआ है। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम है। रिपोर्ट को लेकर के हम जो है और डिटेल में बात करते हैं, जानने की समझने की कोशिश करते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या आपको लगता है कि अदालत आपकी बात से संतुष्ट थी पूरी तरह? देखिए, अभी तो अगले मंडे से सुनवाई पूर्ण रूप से होगी जो भी है, लेकिन काफी तैयारी के साथ आप आज पहुंचे थे कि अदालत जो पक्ष रखेगी सरकार, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम अभी रद्द नहीं कर सकते। जो एफिडेविट आया है उसका हम काउंटर देंगे, उसके लिए हमें समय चाहिए था और वो समय दिया है कोर्ट ने और अगले सोमवार से सुनवाई होगी। एफिडेविट में जो कारण दिए गए हैं उससे कितने संतुष्ट हैं आप? हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, हम इसका जवाब कोर्ट में रखेंगे। कई चीजें आप बता रहे हैं कि ऐसी कही गई है कि सभी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि आप बता रहे हैं और भी लोग। प्रमुख गिरफ्तारियां उन्होंने कहा है हो चुकी है, जो कि बिल्कुल गलत है। 12 आरोपी ऐसे हैं जिन पे 1,50,000 का इनाम है, जो वांछित अपराधी हैं। वो कितने सैकड़ों का नाम लेंगे वो भगवान ही जानता है। कनेक्टिविटी में कितने लोग आएंगे, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। और 84 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन लंबित है, जिसमें 16 सब इंस्पेक्टर्स भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रतिकरण कभी भी संभव है। इसलिए SOG ने पहले रिपोर्ट दी थी पिछले साल अगस्त में कि प्रतिकरण संभव नहीं है, इसमें वर्ष लग सकते हैं प्रतिकरण करने में। अब अचानक क्या हुआ या ये कौन सा प्रेशर आया, ये इसका हम कोर्ट में जवाब देंगे।
नेक्स्ट वीक आप जो है 7 जुलाई को, जी 7 जुलाई मंडे को सुनवाई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 7 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है और जो पूरा घटनाक्रम रहा उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 4 पॉइंट जो हरेंद्र ने हमें बताए, जो सरकार की ओर से एफिडेविट पेश किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें एसआईटी द्वारा अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाए और फर्जी तरीके से चयनित समस्त अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। दूसरा जो पॉइंट था, चिन्हित अपेक्षित अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त की जाए और उन्हें भविष्य की जो राजकीय सेवाओं से डीबार किया जाए। तीसरा पॉइंट था, पुलिस उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का निर्णय इस समय लेना प्रीमेच्योर होगा। चौथा पॉइंट था कि इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने हेतु आगामी नवीन भर्ती में पर्याप्त संख्या में पद विज्ञापित किए जाएं और आयु की पात्रता में इन अभ्यर्थियों को छूट दी जाए। तो जी देखिए, रद्द नहीं करने की बात सरकार ने न केवल सिफारिश की बल्कि कह भी दी अदालत के अंदर स्पष्ट तौर पर कि अभी इसको प्रीमेच्योर सिचुएशन में, जैसा आपने देखा कि शुरुआत में ही हमने कहा था अपने पूरे लाइव के दौरान, और शब्द से वही चीज़ें जो हैं अदालत के इस फैसले के अंदर भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हमने बताया था कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन चीज़ें कितनी अभी इमेच्योर हैं, इस वजह से अभी फैसला लेने में दिक्कत होगी और बाद में फिर आगे जा कर के कहीं ना कहीं नेक्स्ट हियरिंग में चीज़ों को सुरक्षित कर फिर बाद में बातें जो है की जा सकेंगी, डिस्कशन किया जा सकेगा। अभी दोनों जो पक्ष हैं इन्हें जो है टाइम दिया गया है कि राज्य सरकार की ओर से जो एफिडेविट दिया गया है इसका काउंटर एफिडेविट दें। काउंटर एफिडेविट देने के लिए न सिर्फ याचिकाकर्ता के वकील बल्कि चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनके वकील ने भी टाइम लिया। दोनों अगले हफ्ते 7 जुलाई को अपना जो है एफिडेविट पेश करेंगे और बताएंगे। यहाँ पर जो कुछ अभ्यर्थी हैं जो मौजूद हैं अंदर, लगातार इस पूरे मामले में आंदोलन करते रहे हैं। आप लोग कितने संतुष्ट नजर आए? क्या पूरा घटनाक्रम में बदलाव नजर आ रहा है कि अभी तक मामला लग रहा था कि रद्द हो सकती है और अब? देखिए सर, हम सरकार की इस कार्रवाई से बिल्कुल असंतुष्ट हैं क्योंकि सरकार का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। जिस तरह एसओजी ने पहले तो कहा कि हम इसमें पृथक्करण नहीं कर सकते और 10-12 साल भी अगर जांच करें तो अंतिम अपराधी तक नहीं पहुंचा जा सकता, और एसओजी के एडीजी ने तो यहाँ तक कहा कि 400 लोग, 400 थानेदार हमारी रडार पर हैं। आज सरकार के दबाव में एसओजी के एडीजी यह कह रहे हैं कि हम आरोपियों को, हम योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों को आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां करके पृथक्करण कर लेंगे। कैसे पृथक्करण संभव हो सर? कोई सरकार ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करेगी कि जिससे योग्य और अयोग्य व्यक्तियों को अलग अलग किया जा सके? दूध और जहर का मिलना हो गया, कैसे छटनी संभव ही नहीं है जब 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया। अगर बात कर रहे हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर के, आपके वकील भी यहाँ मौजूद हैं, तो क्यों असंतुष्ट नजर आए? हम असंतुष्ट इसलिए हैं कि सरकार की 5 महीने के बाद ये फाइंडिंग थी कि इसको कैंसिल कर देनी चाहिए क्योंकि मास लेवल पे लीकेज हुआ है, और अब जब सरकार उसके बाद इन्होंने इसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू करवाई और नई नई बहानेबाजी पेश करके आज भी एक एफिडेविट पेश करके, ये केवल बहानेबाजी है, सरकार इसको कभी निर्णित नहीं करेगी। इसलिए हमें सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है। मैंने तो अभ्यर्थी मनीष चौधरी की ओर से ये भी पेश होकर कहा कि हमें सरकार से निर्णित ही नहीं करवाना इस मामले को, हमें तो ऑनरेबल कोर्ट से निर्णय चाहिए। अभी अगले हफ्ते क्या रहेगा आपका? अगले हफ्ते ऑनरेबल कोर्ट ने अभी तो ये डायरेक्शन किए हैं कि आप है जो इसमें डिस्पोजल के लिए हम आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन हो सकता है नया कोई बहाना आ जाए सरकार की तरफ से। अभी सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमने जो संभावित जितने भी मेजर लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां मानी जानी चाहिए उनको कर लिया है, यानी आगे कोई बड़ी कार्रवाई संभावित नहीं है। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार इसको सेवा नियमों में उलझाना चाहती है इस भर्ती को। सरकार एक बीमारी की जड़ छोड़ना चाहती है। सरकार चाहती है कि जिनको हमने बाहर निकाला है वो भी आगे चल के वापस आ जाने हैं, क्योंकि यदि सरकार की मंशा ऐसी नहीं होती तो अभी हाल ही में जो आरपीएससी जो चेयरमैन हैं, जो वहाँ पे मेंबर हैं, जो उनके बच्चा जो शोभा राय का और देवेश राय का की जो बेल हुई है उसमें सरकार